तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। देखिए वैसे तो हमारी लक्ष्मीकांत की किताब के अंदर ये चैप्टर 5 है, लेकिन अगर हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के अंदर देखें तो ये कौन सा चैप्टर है? ये हमारा चैप्टर 1 यानी कि पार्ट 1। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे चैप्टर्स को क्या बोला जाता है? पार्ट बोला जाता है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखेंगे तो आपको एज अ पार्ट दिखाई देगा। अब ये कहाँ आता है? ये आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा, है ना। इस चैप्टर के अंदर 1 से लेके आर्टिकल 4 तक इसमें सारी चीज़ें क्या करी गई हैं? डिस्कस करी गई हैं। अब यहाँ पे आपको 2 टर्म्स देखने को बहुत मिलेंगे, एक तो टेरिटरी ऑफ इंडिया और दूसरा यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। इन 2 टर्म्स को आप बार बार देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये थोड़े से डिफरेंट हैं टर्म। अभी के लिए हम समझते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स को। देखिए यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है? देखिए यूनियन मतलब कई सारे लोग जब एक साथ आ जाते हैं। जैसे मानिए आपके 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों ने मिलके एक ग्रुप बना लिया, है ना, किसी काम को करने के लिए। वो क्या है? एक यूनियन है ना। या किसी काम करने के लिए कुछ भी आप लोगों ने क्या करा, 5 लोगों ने ग्रुप बना लिया, वो आप लोग की क्या है? यूनियन है। आप लोग यूनाइट हो गए। और यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब हमारे राज्य। तो यहाँ पे क्या है? राज्यों का गठन हुआ है, कई सारे राज्य एक साथ आ गए हैं, उसको क्या बोला गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा जो पहला आर्टिकल है, जब हम आप कॉन्स्टिट्यूशन में पहला आर्टिकल देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, इंडिया दैट इज़ भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है वो क्या है? एक यूनियन है किसकी? स्टेट्स की, है ना। कई सारे स्टेट्स की। जैसे आप जानते हैं अपने इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? ये थोड़ा सा ब्रॉड टर्म हो जाता है। टेरिटरी मतलब हम एक बड़ा टर्म है टेरिटरी, है ना। इसको ही हम समझेंगे आगे। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, है ना, जो स्टेट्स की जो सीमाएं हैं, जो इनका क्षेत्र है। यूनियन टेरिटरीज जो हमारी यूटीज हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ना, यूनियन टेरिटरीज जैसे हमारी दिल्ली है, हमारी लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है, ये क्या है? यूनियन टेरिटरीज हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इनको डायरेक्टली केंद्र सरकार चलाती है। टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ऐसी टेरिटरीज जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है? एक्वायर कर सकती है, ठीक। अब बात करते हैं शेड्यूल 1 की। देखिए हमने 12 शेड्यूल पढ़े थे, उसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर दोबारा से इस वीडियो पे आ जाइए। शेड्यूल 1 क्या है? हमारे 12 शेड्यूल थे, उसमें हमारा पहला जो शेड्यूल है वो क्या बताता है? जो स्टेट्स के नाम हैं और यूनियन टेरिटरी के जो नाम हैं और उनके क्या एक्सटेंट हैं, वो कहाँ तक फैले हुए हैं, उनको बताता है। फिर दूसरा है हमारा टोटल स्टेट एंड यूटीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे कितने स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर? 28 स्टेट है करंटली। इस समय हम 2025 में हैं, हो सकता है आगे और बन जाए, है ना। अभी कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया एक बिगर टर्म है, किससे? यूनियन ऑफ इंडिया से। देखिए इसी की बात मैं कर रहा था शुरुआत में। टेरिटरी ऑफ इंडिया ये क्या है? एक बड़ा टर्म है, किससे? यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड में बस इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर दूँ, समझने में आसानी रहती है। देखिए यहाँ पे जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इसका मतलब क्या है? ये एक बड़ा क्षेत्र जिसके अंदर यूनियन टेरिटरीज आती हैं, हमारे सारे स्टेट्स आते हैं। या फिर भविष्य में भारत यानी हमारा इंडिया क्या करेगा? अगर किसी मानो नेपाल है, नेपाल को भी इंडिया के अंदर इंक्लूड कर लेता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब मिला के क्या बोलेंगे? टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना। और यूनियन ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? कि बस हम स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? हम सिर्फ और सिर्फ हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया के गठन की बात कर रहे हैं। लेकिन टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है कि मानिए भविष्य में अगर भारत किसी और देश पे कब्जा भी कर लेता है, मानो पाकिस्तान पे भी कब्जा कर लेता है कल को, तो उसको किसके अंदर कंसिडर करा जाएगा? टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, है ना। ये एक बड़ा टर्म है। टेरिटरी बड़ी होती है और यूनियन एक तरीके यूनियन ऑफ इंडिया यहाँ पे एक छोटे से टर्म की बात की गई है, स्टेट्स के गठन को कहा गया है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए ये क्या करता है?
ये पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 ताकत देता है, यानी पावर प्रोवाइड करता है कि किसी भी स्टेट को इंडिया के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। मानो नेपाल है, नेपाल कहता है कि चलो भैया एक हिस्सा आप ले लो, तो किस आर्टिकल के तहत उसको लिया जाएगा? आर्टिकल 2 के तहत लिया जाएगा। ठीक है, ग्रांट पावर टू पार्लियामेंट, है ना, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, है ना, जैसे कि ये बात मैंने आपको ऊपर बताई। द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, अगर किसी नए स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट करना है, यानी कोई नया स्टेट बनाना है ना, तो उसको किसके अंडर बनाया जाएगा? आर्टिकल 2 के अंदर बनाया जाएगा। किसी भी नए स्टेट को बनाना हो या नए स्टेट को ऐड करना हो इंडिया के अंदर, तो सब किसके अंदर हो रहा है? आर्टिकल 2 के अंदर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर आते हैं हम आर्टिकल 3 पर। आर्टिकल 3 क्या करता है? फॉर्मेशन और चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अब क्या है, यहाँ पे एक तरीके से दोबारा से रीअरेंजमेंट की बात करी जा रही है। जैसे हमारा एक स्टेट था आंध्र प्रदेश में से काट के तेलंगाना बना दिया गया, तो ये किस आर्टिकल के अंडर किया गया? ये आर्टिकल 3 के अंदर किया गया। यहाँ पे क्या है, जैसे एक केक होता है, केक को ही काट के उसमें से हिस्से बना रहे हैं, है ना, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर आता है ना। अब इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। यूपीएससी क्या करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कॉन्सेप्चुअली, और यूपी पीसीएस भी डायरेक्टली पूछता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली यूपीएससी में पूछता है। तो याद करने के लिए अगर हमें चीज़ें याद हो तो हमें आसानी हो जाती है। आर्टिकल 1 तो आप समझ ही गए कि मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की बात की गई है। आर्टिकल 2 में क्या है, एडमिशन की बात की गई है ना। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, जैसे कोई नया बच्चा होता है तो पहले उसका बर्थडे मनाया जाता है, उसको बाद में स्कूल भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले उसका स्कूल में एडमिशन हुआ। देखिए यहाँ पे मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, ये स्कूल का बैग बना हुआ है ना। आर्टिकल 2 से क्या एडमिशन हुआ है पहले बच्चे का, है ना। एडमिशन मतलब किसी नई चीज़ को इंक्लूड करा जा रहा है, एडमिशन किया जा रहा है ना, नई चीज़ को इंक्लूड करा जा रहा है। कोई बच्चा नया स्कूल में जाता है तो उसका एडमिशन तो ही होता है। तो अब जैसे मैंने आपको नेपाल का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे मानिए नेपाल में से हम नेपाल को इंक्लूड कर रहे हैं इंडिया के अंदर, या पाकिस्तान को इंक्लूड कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे आर्टिकल 2 के अंडर ये सब चीज़ें होंगी। और आर्टिकल 3 क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन। जैसे केक होता है ना, बर्थडे बनता है तो बर्थडे पे केक आता है, वो केक को काट के ही तो देते हैं, मतलब एक केक तो एक ही होता है ना, और केक में से काट के पीस बना के एक दूसरे को हम देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, केक क्या कर रहा है, यहाँ से मतलब एक स्टेट को काट रहा है 2 हिस्सों में, है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा नहीं ले पाता हूँ मैं, बट ठीक है समझने के लिए। पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज दी स्टेट किसके अंदर है, आर्टिकल 3। पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, है ना। जैसे कि दोबारा से मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे रीऑर्गेनाइज करने की, किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी हो तो पार्लियामेंट कर सकता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर्स होती हैं, वो क्या कर सकता है ना। पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंदर कोई नया स्टेट बना भी सकता है, और किसी 2 स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बना सकता है, या किसी स्टेट का एरिया बढ़ा भी सकता है ना। किसी स्टेट का एरिया कम भी कर सकता है, बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकता है, बाउंड्रीज़ को बदल सकता है ना। किसी भी स्टेट का नेम भी बदल सकता है। लेकिन इसमें 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है, पहले पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट साहब को बताना पड़ेगा, उनसे रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, उनसे रजामंदी लेनी पड़ेगी, क्या हम इस चीज़ को करें, उनके पास ले जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब पहले जिस स्टेट के ऊपर ये सब चीज़ें करी जाने वाली हैं, सपोज़ कीजिए यूपी के ऊपर ये सब चीज़ें करी जाने वाली हैं, यूपी को काट के एक और स्टेट बनाने वाले हैं, या फिर यूपी के अंदर कोई नया स्टेट ऐड करने वाले हैं, तो पहले यहाँ पे स्टेट से पूछा जाएगा, उसमें मतलब व्यूज़ लिए जाएंगे, उसके सिर्फ व्यूज़ लिए जाएंगे, व्यूज़ मैंने बोला व्यूज़ लिए जाएंगे, है ना। लेकिन और वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उन्हें बताना होगा कि उनके व्यूज़ क्या हैं। अब क्या इनके व्यूज़ की अहमियत है, लेकिन इनके व्यूज़ की कोई औकात नहीं है। और यहाँ तक कि चलिए इनके तो व्यूज़ फिर भी ये लोग ले रहे हैं, लेकिन अगर बात हो केंद्र शासित प्रदेश की यानी यूनियन टेरिटरी की, तो इन यूटी से तो इतना भी नहीं करते भाई, पूछते भी नहीं कि तुम्हारे व्यूज़ क्या है ना। जैसे होता है ना, कहीं कहीं गाँव में लड़कियों की शादी कर दी जाती है उनसे बिना पूछे,
तो एक तरीके से उनके साथ यूनियन टेरिटरी वैसा ही बिहेव कर जाता है। सॉरी, मतलब थोड़ा सा ख़राब जोक था। धर कमीशन एंड जेबीपी कमेटी, धार कमीशन जो भी है, रिकमेंडेशन क्या थी इनकी? इन्होंने ये रिकमेंड किया था कि जब हम स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जैसे मैंने आर्टिकल 3 में बताया रीऑर्गेनाइजेशन चलता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक बेसिस। आप साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो आपको लैंग्वेजेस का वहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। जैसे आंध्रा में तेलुगु बोली जाती है ना, और कई सारे अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे कर्नाटक में कन्नड़ा बोली जाती है ना, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। तो वहाँ पे लैंग्वेज का काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो क्या चाहते थे वहाँ के लोग कि हमारे स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन हो भारत के आज़ाद होने के बाद, यानी स्टेट्स को जब बनाया जाए तो उनको भाषा के हिसाब से अलग अलग बनाया जाए। जैसे आंध्रा की तेलुगु हो जाए और तमिल हो जाए तमिलनाडु की, तो इस तरीके से वो चाहते थे। लेकिन जो रिकमेंडेशन थी धर और जेबीपी कमेटी की, धर कमीशन और जेबीपी कमेटी की, वो उन्होंने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे हम अपने स्टेट्स को डिवाइड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस मतलब जैसे अगर एक पहाड़ी इलाका है तो उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं, एक मैदानी क्षेत्र है उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं। तो वहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चलाना है, वहाँ पे आपको राज करना है, गवर्नेंस करनी है, तो उसके लिए अप्रोच अलग होती है। लेकिन ये क्या चाहते थे, चाहे कैसा भी वो हो, बस इनका स्टेट बन जाए इनकी भाषा के ऊपर, कि एक मंत्री या नेता खड़े होकर कोई बात बोले तो सारे लोगों के कानों तक पहुंच जाए, है ना, भले उन्हें फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, है ना। तो पहला स्टेट जो बनाया गया वो आंध्र प्रदेश बना। किस बेसिस पे? लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के ऊपर, भाषा के बेसिस पे जो पहला स्टेट बना था, ये यूपीपीसीएस बहुत पूछता है, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, है ना। जब ये वाली रिकमेंडेशन आई थी धर कमीशन की और जेबीपी कमेटी की, तो लोगों में इस बात का गुस्सा था, क्योंकि धर कमीशन ने ये रिकमेंड करा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे ही राज्यों का विभाजन होना चाहिए। लेकिन ये लोग लिंग्विस्टिक बेसिस पे चाहते थे। तो उसके बाद काफ़ी झगड़ा फैला, काफ़ी नाराज़गी हुई, है ना, और काफ़ी नाराज़गी के बाद ही आंध्र प्रदेश को बनाया गया और ये पहला स्टेट बना जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था, ये भाषा के आधार पे बना था, है ना, तेलुगु। उसके बाद क्या हुआ? डिमांड स्टार्टेड फ्रॉम अदर रीजन ऑल्सो। जब एक को ऐसा मिल गया तो और लोगों ने भी इस चीज़ को करना शुरू किया, और लोग भी बोलने लगे कि हमारा भी जो स्टेट है, हमारा राज्य है, उसको भी इसी बेसिस पे बनाया जाए कि यहाँ पे हमारी भाषा के ही लोग हों। लेकिन क्या ये चीज़ सही थी? थोड़ी तो सही नहीं थी ये चीज़। फिर फजल अली कमीशन बनाई गई। इस चीज़ को देखते हुए इनसे कहा गया कि दोबारा से आप इस चीज़ को देखिए कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमें राज्यों को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। री एग्जामाइन द होल क्वेश्चन ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। इन्होंने एग्जामाइन किया और काफ़ी हद तक इन्होंने इस चीज़ को माना, काफ़ी हद तक इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के आधार पे हमें राज्यों को बना देना चाहिए। लेकिन इन्होंने साथ ही साथ एक रिकमेंडेशन दी, रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। ये इस थ्योरी को नहीं चलने देना चाहते थे कि एक ही लैंग्वेज और एक ही स्टेट, है ना, कि एक स्टेट की एक लैंग्वेज जैसे होती है ना, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, ऐसा नहीं चाहते थे ये ऐसा हो। ये चाहते थे यूनिटी ऑफ इंडिया इज़ प्राइमरी कंसिडरेशन, है ना, अनेकता में एकता, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया को चाहते थे देखना, ये भारत को एकजुट देखना चाहते थे, है ना। ये इनकी रिकमेंडेशन थी। तो यही था ये चैप्टर। इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैं सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा और मैं और अच्छे लेक्चर्स को लाने की कोशिश करूँगा। तो और ये भी जो PDF है सारी, मैं सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा और मैं लिंक नीचे डाल दूँगा। और फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।